हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का इतिहास में जो अध्याय 2 है जिसका नाम है अध्याय 2 नहीं है, ये अध्याय 3 है क्योंकि अध्याय 2 तो आप लोगों का सेकेंड टर्म के लिए है। तो ये अध्याय 3 है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ठीक है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य जो है ये आप लोगों का फर्स्ट टर्म में आने वाली है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी। और इसकी मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि इससे बाहर आप लोगों का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक जो है आप लोगों का, तो इससे आप लोगों का जितना भी क्वेश्चन बन सकता है एनसीईआरटी का, इस अध्याय से मैंने सारा का सारा क्वेश्चन को इसमें कवर कर दिया है। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों का रहेगी 2 पार्ट में। ठीक है, इससे पहले जो मैंने बनाया था अध्याय का, ठीक है, तो उसको भी मैंने 2 पार्ट में ही बनाया था और ये भी 2 पार्ट में ही रहेगी, क्योंकि इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन निकल रहा है और आप लोगों को समझना भी जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए मैं 2 पार्ट में बना रहा हूं और साथ ही साथ ये तो बस आप लोगों का क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूं। ठीक है, इसका मैं रिवीजन भी करवाऊंगा और साथ ही 2018 से लेकर के 2021 तक के बीच जितना भी एग्जाम हुआ है, इनमें जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैं उन सभी को भी करवा दूंगा। बस आप लोगों को एक काम करना है कि वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है ना, आप जितना वीडियो को शेयर करोगे उतना मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा। ठीक है, और मैं आप लोगों के लिए और भी इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट को बना के दूंगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अध्याय 3, जो कि है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ठीक है, ये है आपका इसका वीडियो नंबर 1, इसके बाद आएगा वीडियो नंबर 2। क्लियर? चलिए तब बात करते हैं हम लोग एक के साथ। रोम के इतिहास को जानने के स्रोत को कितने भागों में बांटा गया है? तो रोम के इतिहास को यदि समझना है तो इसमें जो भी स्रोत मिले हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला पाठ्य सामग्री, दूसरा है प्रलेख या दस्तावेज और तीसरा है भौतिक अवशेष। ठीक है, ये 3 भागों में जो है बांटा गया है। क्लियर? इसमें कह रहा है कि प्रतिवर्ष लिखे गए वृतांत को वर्ष वृतांत कहा जाता है। ठीक है, ऐसा ये कुछ एक्स्ट्रा भी, ठीक है, ताकि आप लोगों को और ज्यादा समझने में अच्छा लगे। ठीक है, मतलब समझने वैसे तो समझ में आएगा, इसका 100% गारंटी देता हूं। चलिए आगे कह रहा है कि पेपायरस एक सरकंडे जैसा पौधा था जो मिस्र में नील नदी के किनारे उगा करता था। ठीक है, स्पेशली जो लिखने के लिए वो लोग पेपायरस का इस्तेमाल करते थे। और ये पेपायरस क्या होता था? तो पेपायरस सरकंडे जैसा पौधा था जो मिस्र के नील नदी के किनारे उगा करता था। ठीक है, मतलब उगता था। आगे कह रहा है कि पेपायरस शास्त्री को और किस नाम से जाना जाता है? जो पेपायरस शास्त्री है, पेपायरस को पढ़ते हैं, उसको कहा जाता है पेपायरोलॉजिस्ट। ठीक है, उसको कहा जाता है पेपायरोलॉजिस्ट। आगे का क्वेश्चन है आपका, रोम और ईरान साम्राज्य किस किस महाद्वीप तक फैला हुआ था? ठीक है, मतलब ईरान और रोम साम्राज्य जो था वो यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और एशिया महाद्वीप तक फैला हुआ था, मतलब 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। और इसी के कारण इस अध्याय का नाम 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य रखा गया है। ठीक है, आगे आप लोगों का क्वेश्चन कह रहा है कि रोम साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता था? तो रोम साम्राज्य का हृदय जो है भूमध्य सागर को कहा जाता था। ठीक है, रोम साम्राज्य का हृदय जो है भूमध्य सागर को कहा जाता था, क्योंकि इनमें से इस नदी के द्वारा बहुत सारे व्यापार को अंजाम दिया जाता था, या कह सकते हैं बहुत सारे व्यापार होती थी। इसी के कारण इसमें मैं बस समझा रहा हूं, इसके बाद रिवीजन वो अलग से रहेगी। ठीक है ना, तो आप लोग शेयर करते रहिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहे। ठीक है, कह रहे कि रोम साम्राज्य का उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता था? तो रोम साम्राज्य का उत्तरी सीमा का यदि निर्धारण देखा जाए तो 2 नदियां करती थी, जिनमें से पहला का नाम था राइन नदी और दूसरा का नाम था डेन्यूब नदी। ठीक है, राइन नदी और डेन्यूब नदी के द्वारा रोम साम्राज्य का उत्तरी सीमा का निर्धारण किया जाता था। आगे क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कह रहा है कि रोम साम्राज्य का दक्षिण सीमा का निर्धारण कौन करता था? तो रोम साम्राज्य का दक्षिण सीमा का निर्धारण जो करता था वो था सहारा रेगिस्तान। ठीक है, आगे आप लोगों का क्वेश्चन है कि रोम और ईरान साम्राज्य दुनिया का अधिकतर हिस्सा बांट रखा था, इसे चीन के लोग क्या कहते थे? ठीक है, तो इसको चीन के लोग जो थे वो ताचीन के नाम से पुकारते थे। ठीक है, ताचीन। आगे कह रहा है कि रोम साम्राज्य को कितने चरणों में बांटा गया है? ठीक है, रोम साम्राज्य जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो पूर्ववर्ती रोम साम्राज्य और दूसरा परवर्ती रोम साम्राज्य के रूप में बांटा गया है। रोम साम्राज्य का यदि बात करें इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझने के लिए, तो रोम साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण थी। मतलब यदि देखा जाए तो रोम साम्राज्य में बहुत सारे भिन्नताएं थी
और ईरान साम्राज्य में वो वैसा भिन्नता नहीं थी। ठीक है ना, मतलब देखा जाए तो रोम साम्राज्य में भिन्नता जो है वो ईरान साम्राज्य की तुलना में अधिक थी। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ईरान साम्राज्य पर किस किस वंश ने शासन किया। ठीक है, तो ईरान साम्राज्य में सबसे पहले तो पार्थियाई ने किया, दूसरा बाद में जो है सासानी वंश ने किया था। ठीक है, पार्थियाई और उसके बाद फिर सासानी वंश ने किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रोम साम्राज्य में प्रशासन के लिए किस भाषाओं का उपयोग होता था। तो रोम साम्राज्य में प्रशासन के लिए जो है लातिनी और यूनानी भाषा का उपयोग होता था। ठीक है, लातिनी भाषा का और यूनानी भाषा का। आगे क्वेश्चन आप लोगों को कह रहा है कि रोम साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था। तो रोम साम्राज्य का प्रथम सम्राट जो था वो था अगस्टस। ठीक है, रोम साम्राज्य का प्रथम सम्राट जो था उनका नाम था अगस्टस। आगे कह रहा है कि अगस्टस ने कब और किस राज्य को स्थापित किया। तो अगस्टस ने 27 ईसा पूर्व को, मतलब यीशु मसीह के जन्म से 27 साल पहले प्रिंसिपेट नामक एक राज्य है उसका स्थापना किया था उन्होंने। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि रोम में सेनेट नामक संस्था में कौन कौन वर्ग शामिल थे। रोम के जो सेनेट नामक जो संस्था थी उसमें कुलीन और अभिजात वर्ग शामिल थे। ठीक है, कौन कौन से वर्ग थे। तो कुलीन थे और अभिजात वर्ग थे। क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि अगस्टस का अपना पुत्र ना होने के कारण उन्होंने किसे गोद लिया। ठीक है, अगस्टस का वैसे अपना पुत्र नहीं था और इसी के कारण उन्होंने टिबेरियस को जो है गोद लिया था। ठीक है, टिबेरियस। और एक बात याद रखिएगा, जैसे कि क्वेश्चन में भी मैंने लिखा है कि रोम के किस शासक का शासनकाल को शांति के लिए याद किया जाता है। तो अगस्टस के शासनकाल को। ठीक है, क्योंकि अगस्टस जो थे वो शांति प्रिय शासक थे और इसी के कारण उनके शासनकाल को शांति के लिए याद किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो कह रहा है कि दी रोमन नियर ईस्ट नामक पुस्तक किसने लिखा। तो ये फर्गस मिलर जो थे, फर्गस मिलर ने इस पुस्तक को लिखा था। ठीक है, जिस किताब का नाम था दी रोमन नियर ईस्ट। क्लियर। चलिए, रोम साम्राज्य में एक वर्ष में, यहां पर छूट गया है, एक वर्ष में कितने दिनों तक जो है मनोरंजन कार्यक्रम होता था। मतलब रोम साम्राज्य का जो कैलेंडर था उस कैलेंडर में से पता चलता है कि एक वर्ष में जो है वहां पर 176 दिन कोई ना कोई मनोरंजन कार्यक्रम होता ही था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो कहता है कि रोमवासी किसे विदेशी बर्बर कहा करते थे। तो रोमवासी जो है किसे विदेशी बर्बर कहते थे। तो ईरान के ससानी वंश को। ठीक है, ईरान के ससानी वंश को। आगे क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सेंट अगस्टिन कौन थे। तो सेंट अगस्टिन जो थे अफ्रीका के हिप्पो नामक नगर के बिशप थे। ठीक है, अफ्रीका के जो हिप्पो नामक नगर है उसके बिशप थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ईरान साम्राज्य में शराब, जैतून का तेल या अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई के लिए जिस कंटेनर का उपयोग होता था उसका क्या नाम था। तो उसका नाम था एम्फोरा। ठीक है, उसके बाद उसको एम्फोरा कहा जाता था। ठीक है, एक आप लोगों से क्वेश्चन है कि ड्रेसल 20 जो है वो क्या है। ठीक है, ड्रेसल 20 ये क्या है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, वैसे मैं इसके बाद वाला वीडियो में इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए। तो ये था आप लोगों का पहला वीडियो जिसमें आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन को ऐड किया था और कुछ नोट्स। बाद वाला जो वीडियो आएगी उसमें लगभग आप लोगों का 30 के आसपास क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन हो जाएगा और इससे बाहर तो कंफर्म आप लोगों का आएगा नहीं एग्जाम में। और रिवीजन भी करवाऊंगा, तो इसके लिए आप लोग शेयर करते रहिएगा। ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।